हिंदूज के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का अकीदा है। आखिर क्या वजह है इस्लामिक कंट्रीज के गरीबी की? क्यों ये देश आज भी गरीबी के हालात को झेल रहे हैं? और इसके पीछे कहीं ना कहीं मजहब तो नहीं, या फिर इनकी कट्टरपंथी सोच? क्या ये देश साइंस के खिलाफ हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, यमन और इस तरह कुल 57 देश ऐसे हैं जो आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश हैं। दुनिया में इस्लाम धर्म दूसरे नंबर पर आता है, पर भले ही मुस्लिम देशों की गिनती ज्यादा हो, लेकिन इन देशों की जो हालात है वो शायद आपको हैरान कर सकती है। इराक, ईरान और सोमालिया जैसे मुस्लिम देशों में महंगाई और भुखमरी ने वो बुरे हालात बना रखे हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। कहीं एक आटे की गुनी लगभग 32,000 से 45,000 दिनार की मिल रही है, तो कहीं एक ब्रेड का पैकेट 8,500 रियाल का है। वहीं किसी देश में तो एक दर्जन अंडे की कीमत करीब 400 रुपए है, यानी एक अंडा लगभग 40 रुपए का। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि महंगाई इन देशों में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर आप भुखमरी से पीड़ित देशों पर नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा भुखमरी इन इस्लामिक देशों में है। जहां कुल मिलाकर कुल दुनिया के 57 इस्लामिक देशों में करीब 45 देश तो गरीब हैं, वहीं जो बाकी के देश हैं वो ज्यादातर अपने तेल की वजह से ही अमीर हैं। तो अब सवाल जहन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या है ये इस्लामिक देश इतने गरीब, इसका कारण? चलिए जानते हैं इन सब बातों को विस्तार में। दोस्तों, सच ही कहते हैं कि कड़वी सच्चाई मीठे झूठ से कहीं ज्यादा बेहतर होती है, और सच्चाई ये है कि हमें धर्म से पहले देश को रखना होगा, और अगर देश है तो ही धर्म होगा, वरना आप ही सोचिए क्या पाकिस्तान, सीरिया या इराक लोगों को अच्छा जीवन दे रहा है? खैर आइए हम इन देशों की गरीबी के मेन फैक्टर पर नजर डालते हैं। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। दोस्तों, अगर इस पॉइंट को इन इस्लामिक देशों की गरीबी का मुख्य कारण माना जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई रिलीजियस का तो मतलब ही होता है समाज की उन्नति और विकास। पर आप ही सोचिए, क्या हिंदू बोल सकता है कि मनुस्मृति के रूल्स इंडिया में लाने चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वो आज की जरूरत के हिसाब से है ही नहीं। मतलब साफ है, देश को जरूरत होती है रिलीजन के प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की, जिसके जरिए धर्म के लोगों को जोड़े भी रखे और तरक्की की राह भी दिखाए। पर यही कमी इन इस्लामिक देशों की है। हमें ऐसे इसे समझना होगा कि आज के समय में बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट ये दो ऐसे पिलर हैं जो किसी भी देश की ग्रोथ में मजबूती देते हैं, लेकिन वहीं जो इस्लामिक देश के कट्टरपंथी पर्सनल लॉ होते हैं वे इनके खिलाफ होते हैं। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में इस्लामिक देशों में बैंक्स की संख्या बेहद ही कम है, और इसकी वजह है इनका शरीयत लॉ, जिसके अनुसार ये मानते हैं कि पैसों पर इंटरेस्ट देना या लेना दोनों ही हराम है। अब बैंक्स का तो काम ही है कंपनीज को लोन देना, जिसके बदले कंपनी बैंक को इंटरेस्ट भी देती है, और इस तरह से बिजनेस बढ़ता है और लोगों के लिए जॉब्स आती हैं, और ये सभी चीजें देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करती है। पर इस्लामिक देशों में ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखा जाता, जिसकी वजह शरीयत कानून है, जिसकी पाबंदी की वजह से बैंक्स वहां की अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ ऑपरेट कर रही है, जिसके तहत कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो अपनी कंपनी का कुछ % बैंक के नाम कर देती है। इसका मतलब साफ है कि अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होता है तभी बैंक का प्रॉफिट भी होगा, और ये तो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ बिजनेस तो फेल ही होते हैं, जिसके चलते ज्यादातर बैंक्स का दिवालिया निकल जाता है। यानी बैंकिंग सिस्टम भले ही फेल हो जाए, लेकिन पर्सनल लॉ अपडेट नहीं होना चाहिए। एंटी साइंस व्यू पॉइंट। दोस्तों, ये फैक्टर इस्लामिक देशों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इस्लामिक देशों में स्टूडेंट्स साइंस पढ़ने पर टीचर को ही धमकी देते हैं। यहाँ के एंटी साइंस स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि ऐसा करने से वो ही कितने नुकसान उठा रहे हैं। दुनिया में करीब 27% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इनका साइंस रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करीब 0.5% है। और दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि साइंस रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करता है, पर इस्लामिक देशों के बच्चे इसके खिलाफ हैं। तो इसकी वजह है इस्लामिक कंट्रीज में मदरसा एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन माना जाता है, जो इस्लामिक कल्चर के वैल्यूज पर ही ध्यान देता है। वहीं इन देशों का ये मानना है कि मॉडर्न साइंस एक एथिस्ट प्रैक्टिस और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, और इन सब के अलावा जो कसर रह जाते हैं उसे पूरा करते हैं इन इस्लामिक देशों के लीडर। और इस तरह इस्लामिक देशों के बच्चों का साइंस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता।
जिसके चलते उन्हें तो सिर्फ यही लगता है कि उनके लीडर्स ही सब जानते हैं। खैर यही नहीं, इस्लामिक कंट्रीज वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ हैं, जो महिलाओं को प्रोफेशनली वर्क करने से रोकती है। इसका मतलब यह है कि ये कंट्रीज अपने आधे ह्यूमन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को ऐसे ही बर्बाद कर। वॉर, जी हाँ, ये भी इन देशों के हालातों का एक मेजर फैक्टर है और इसके पीछे सिर्फ दो लीडर्स हैं, सऊदी और ईरान, जिसमें ईरान चाहता है कि दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में शिया इस्लाम को फॉलो किया जाए, वहीं सऊदी चाहता है कि सभी सुन्नी मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करें। बेसिकली सभी इस्लामिक देश में आधे सुन्नी और आधे शिया, और इसी आइडियोलॉजी की वजह से सदियों से जंग छिड़ी हुई है कि आखिर लीडर कौन बनेगा, और यही जंग इन दोनों देशों की पॉवर्टी लाइन को नीचे धकेल रही है। दोस्तों, अगर आप आज मेन कंट्रीज पर गौर करें तो ऑलमोस्ट सभी में ज्यादातर वॉर्स इस्लामिक कन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही है, जिसका मकसद साफ है, सऊदी और ईरान जैसे देशों की तरह एम्बिशन रखने वाले देशों का फायदा और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज का नुकसान। अब यहाँ वॉर ही सब कुछ नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी वजह तो इस गरीबी से उठने की है। कई बार देखा गया है कि जंग से तंग आकर जब भी लोग खुद स्टेबल बनाने की तानाशाही को हटाकर लोकतंत्र को अपनाने की कोशिश की, उतनी ही बार ये ऑप्शंस उनकी गरीबी की और बड़ी वजह बना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? इंडिया भी तो एक लोकतंत्र देश है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। पर असल में दोस्तों, इन इस्लामिक देशों का सीन थोड़ा अलग है। असल में बात है साल 2010 की, जब मोहम्मद बाउजीजी नाम के क्रांतिकारी ने सरकारी बिल्डिंग के सामने खुद को आग लगाकर जला दिया था, जिसकी वजह थी टूनीसिया सरकार की पॉलिटिक्स, करप्शन और एरोसिटी, जिसके विरोध में यह घटना एक बड़ी क्रांति बन गई। और ये वजह रही द अरबिक स्प्रिंग की, जिसमें लोगों की केवल एक ही मांग थी कि उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए जिसे वो खुद सरकार को चुन सकें। लेकिन यही मांग इन देशों को काफी पीछे ले गई, क्योंकि इसी मांग के चलते इन देशों ने अपने कई साल वॉर्स में ही बिता दिए, पर नतीजे में वहां लोकतंत्र सरकार आने के बजाय डिक्टेटरशिप और ज्यादा मजबूत हो गई। उदाहरण के तौर पर आप यमन को ले सकते हैं, जहां अरब स्प्रिंग के बाद सरकार बदल गई और सालेह को चुना गया, लेकिन फिर लास्टली कुछ ऐसा हुआ कि यहां से फिर से वॉर शुरू हो गई और हुतीज ने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सालेह को मारकर यमन में फिर वॉर शुरू करवा दिया। यही नहीं, इसके अलावा कुछ देशों में तो सरकार भी आई, लेकिन वो केवल नाम की। इसे आप नॉर्थ कोरिया की तरह समझ सकते हैं, जहां हर साल लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार केवल किम जोंग उन की ही बनती है। और ये तो कुछ नहीं, इनमें से कुछ तो ऐसे देश भी हैं जहां सरकार ही नहीं बन पाई। जैसे आप सीरिया को ले सकते हैं, जहां अरब स्प्रिंग में लोकतांत्रिक मांग तो हुई, लेकिन सिविल वॉर्स लगातार स्ट्रीम्स की वजह से वहां सरकार ही नहीं बन पाई। इस तरह लोकतांत्रिक देश बनने के बदले इन देशों में डिक्टेटरशिप और ज्यादा बढ़ती चली गई, जिसका मतलब है जिसके पास भी ज्यादा पावर थी वो वहां का रूलर बनता चला गया। यानी जिसके पास पावर उसके पास ही सत्ता। अगर आज आपको ये सिस्टम समझना है तो आप सऊदी अरब का केस समझ सकते हैं, जहां सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेल की घटती मांग को देखते हुए फ्यूचर में देश की सलामती के लिए देश से कट्टरपन को कम कर रहे हैं और अपने देश को मॉडर्नाइज करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर कदम पर मुस्लिम मौलानाओं के विरोध का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या वजह है इन इस्लामिक देशों की गरीबी की। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।